कि क्या ये हकीकत है कि यूरिया से जानवर रिपीट करता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है कि यूरिया से जानवर रिपीट करता है। अगर तो आपके जानवर के खुराक के अंदर यूरिया की मकदार रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा होगी तो आपका जानवर रिपीट करेगा, हर 21 दिन बाद हीट में आएगा। सबसे पहले वजह बताऊंगा आपको, फिर वजह के बाद बताऊंगा कि भाई अगर ऐसा हो तो फिर उसको तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, तशख़ीस करने के बाद फिर उसका मसले का हल कैसे करें। तो इसकी जो वजह है यूरिया की, वो ये है कि यूरिया जो है वो हर जानवर की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि यूरिया से बनता है नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है वो जानवर जितने भी हैं, काउज़, हेफर्स, ये सारी जो रूमिनेंट्स हैं, जो 4 स्टमक वाले जानवर हैं, ये अपने रूमन के अंदर इनके जो जरासीम हैं वो इस यूरिया से मिलने वाली नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके अपनी माइक्रोबियल प्रोटीन कहते हैं उसे, वो प्रोटीन बनाते हैं। तो हर जानवर की रिक्वायरमेंट है कि उसे यूरिया दिया जाए या नाइट्रोजन इतना दिया जाए कि जानवर क्या करे कि अपनी माइक्रोबियल प्रोटीन, अपनी प्रोटीन खुद तैयार कर सके, ठीक है। आप एक सस्ती चीज़ दे के एक अच्छी चीज़ जानवर के मैदे के अंदर बनवा लेते हैं इससे, लेकिन जब उसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे होता ये है कि वो जो यूरिया है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिपॉज़िट होने शुरू हो जाती है, उसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगी तो वो बच्चेदानी तक भी पहुंचेगी। नाइट्रोजन बच्चेदानी में पहुंचेगी तो करती क्या है कि जानवर की बच्चेदानी के ऊपर बच्चा जुड़ता है आके। होता ये है कि जानवर को आपने इंसेमिनेट किया, मादा से अंडा आया और नर से स्पर्म आपने इंसेमिनेट कर दिया सीमन के तौर पर। वो गया, मिलाप हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, वो बन गया ज़ाइगोट छोटा 1 दिन का। तीसरे चौथे दिन वो नीचे आ गया, ओविडक्ट से, नालियों से नीचे आया, बच्चेदानी के अंदर आया, वहीं घूमता रहा और तकरीबन कोई 13वें 14वें दिन पे वो आके बच्चेदानी से जुड़ता है। लेकिन अगर तो यूरिया की मकदार ज़्यादा होगी, अगर नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा होगी जानवर की खुराक के अंदर, तो वो क्या होगा, बच्चा बच्चेदानी के साथ नहीं जुड़ सकेगा। जब जुड़ेगा नहीं तो ज़ाया हो जाएगा और एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा और 21 दिन बाद दोबारा हीट में आ जाएगा और बार बार रिपीट करता रहेगा। तो लोग ये कहेंगे कि जानवर ने यूरिया की वजह से या नाइट्रोजन की वजह से एनिमल ने बार बार रिपीट किया है, ठीक है। ये इसकी वजह हो गई। अब ये जो यूरिया या नाइट्रोजन है, ये सिर्फ नाइट्रोजन यूरिया से नहीं मिलती, ये खुराक के अंदर भी मौजूद होती है किसी हद तक, ठीक है। तो खुराक के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन है वो भी जो जानवर को मिलती है, जानवर उससे माइक्रोबियल प्रोटीन बनाता है। कई बार अगर आप खुराक में यूरिया नहीं भी इस्तेमाल कर रहे होते, अगर आपके जानवर को दी गई जो प्रोटीन है उसके 2 फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है डिग्रेडेबल, एक होता है अनडिग्रेडेबल। जो अनडिग्रेडेबल होता है वो बाईपास होता है, सीधा रूमन को क्रॉस करके इंटेस्टाइन, अंतड़ियों में जाके जज्ब हो जाता है, खून के अंदर जानवर को मिल जाता है। जबकि जो डिग्रेडेबल है वो जानवर के रूमन के अंदर जाके टूट फूट के नाइट्रोजन बना के, नाइट्रोजन से जानवर की माइक्रोबियल प्रोटीन बनी और तब जाके जानवर को वो प्रोटीन खून में जज्ब हो गई। तो उसमें नाइट्रोजन, अगर वो डिग्रेडेबल प्रोटीन भी ज़्यादा जा रही है फिर भी नाइट्रोजन बढ़ सकती है, फिर भी जानवर रिपीट कर सकते हो, सिर्फ यूरिया डालने से ही नहीं। अगर आपके जानवर के खुराक के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा है, चाहे वो यूरिया से आ रहा है, चाहे वो डिग्रेडेबल प्रोटीन से आ रहा है या किसी भी सोर्स से आ रहा है, जानवर आपका रिपीट करेगा, ठीक है। तो अक्सर ये ब्लेम जाता है वंडों के ऊपर, वनडे वाले, क्योंकि कॉस्ट कम करने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, प्रोटीन पूरी करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन के आइटम काफ़ी महंगे हैं, अब तो और भी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि यूरिया का इंक्लूजन कर देते हैं, वनडे के अंदर डाल देते हैं यूरिया। 1% तक यूरिया रिकमेंडेड है, कुछ नहीं होता जानवर को, ना जानवर रिपीट करता है, ना टॉक्सिसिटी होती है। इससे ज़्यादा जितनी भी डोज बढ़ाते जाएंगे तब इशू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इवन ये भी इशू बन सकता है कि आपका जानवर रिपीट करता रहे। अब पता तो चल गया कि भाई जानवर रिपीट करता है यूरिया की वजह से या नाइट्रोजन की वजह से।
अब इसकी तशख़ीस कैसे करेंगे? अब तशख़ीस के लिए ये आज अब मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, कुछ मैंने ट्यूब्स ली हुई हैं, कुछ मेरे पास सिरिंजेस हैं, ये मार्कर है। मैं क्या करने लगा हूँ कि आज इन एनिमल से, ये हैफ़र्स खड़ी हैं, ये इनसे सैंपल लेने लगा। ये दिखाएं जी, ये हैफ़र्स, ये इंसेमिनेटेड, रेडी टू इंसेमिनेट हैफ़र्स हैं जिनकी इंसेमिनेशन होनी है। तो ये आप समझते होंगे भाई यूरिया का मसला जो है वो सिर्फ़ ऐसे फार्मर्स को है जो वंडा डाल रहे हैं बाज़ारी। नहीं, ये ऐसे नहीं है। नाइट्रोजन जो कंटेंट है वो कई बार ऐसे फार्म जो अपनी फीड खुद तैयार कर रहे होते हैं वहाँ पर भी बढ़ सकता है। तो रेगुलरली हम डिफरेंट एनिमल्स के जो बर्न वैल्यूज़ हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, वो चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आया अगर हम तशख़ीस करना चाहते हैं कि जानवरों में अगर तो जानवर यूरिया की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से रिपीट कर रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि अगर तो जानवर यूरिया की वजह से रिपीट कर रहा है, नाइट्रोजन की वजह से रिपीट कर रहा है, या जानवर की खुराक के अंदर डिग्रेडेबल प्रोटीन ज़्यादा है, तो क्या करेंगे जी, जानवर के खून का एक टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट को कहते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, के खून के अंदर यूरिया की मिकदार कितनी है और नाइट्रोजन की मिकदार, जो यूरिया नाइट्रोजन है उसकी मिकदार कितनी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि वाकई जो एनिमल हमारे रिपीट कर रहे हैं वो वाकई वनडे के अंदर मौजूद यूरिया की वजह से या खुराक के अंदर मौजूद ज़्यादा सारी जो ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई और वजह है। तो उसके टेस्ट के लिए ये देखें, अब इतना बड़ा फार्म है, इनको भी ये मसला पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है जी, ये सैंपल ले रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉक्टर साहिबान, तो आज हम सैंपल ले रहे हैं, तो ये सैंपल भेजेंगे लैब में। ह्यूमन लैब से भी चेक हो जाता है, युवास से भी आप करवा सकते हैं। उन्हें कहेंगे जी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक कर दें। रेफरेंस वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी होनी चाहिए। ये देखिए, इन्होंने ब्लड ले लिया जी डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब हैं, असिस्टेंट फार्म मैनेजर, गल्फ डेयरी फार्म। इन्होंने सैंपल ले लिया है, ऊपर नंबरिंग कर देंगे हैफ़र की, और इनकी जी बर्न वैल्यूज़ चेक हो जाएंगी। सैंपल भेज देंगे हम युवास या फिर कोई भी ह्यूमन लैब के पास। तो अगर तो वैल्यूज़ आएंगी 14-15 से नीचे, 16-17 तक है, 16 से कम। अच्छा, अगर तो डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं, इनकी बात मान लेते हैं, अगर तो 16 से कम आएंगी तो फिर तो आपके जानवर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव मसला है, जो ये जानवर गब्बन नहीं हो रहा, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसकी वजह यूरिया नहीं है। अगर ये आएगी 16 से ज़्यादा तो फिर हो सकता है कि यूरिया का इशू हो, और 24 इसकी वैसे आखिरी थ्रेशोल्ड लेवल है कि इससे वैसे कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हो तो फिर जानवर के और मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं आपको यूरिया की वजह से। तो ये डॉक्टर साहब और सैंपल ले रहे हैं, और सैंपल ले, ज़रा दिखाते हैं हम इनको। टेल वेन से सैंपल ले रहे हैं जी। तो सैंपल अगर आपने लेना तो आसानी से टेल वेन से, दुम के अंदर बिल्कुल दरमियान में एक वेन होती है, वहाँ से आसानी सैंपल लिया जा सकता है। तो आइए मैं ज़रा आपको क्लोज़ भी दिखाता हूँ। तो जब भी सैंपल लेना हो, कुछ लोग ये करते हैं कि सैंपल लेने के लिए भी गर्दन वाली जो वेन है या जुगुलर वेन है उसको यूज़ करते हैं, उसको ना यूज़ करें। सैंपल लेने के लिए ये देखें, ये टेल वेन से आसानी सैंपल लिया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल मिड में वेन होती है एक, अगर वो हमें मिल जाए तो। लंबी सिरिंज यूज़ करनी चाहिए थी आपको। ये देख रहे हैं जी, आसानी टेल वेन से। ये भी स्पीड कम आ रही है, इससे ज़्यादा स्पीड भी आती होती है। इतना काफ़ी है डॉक्टर साहब? चलें जी, डॉक्टर साहब ने कहा जी इतना काफ़ी है, बाद में प्रेस कर दें। कोशिश करें अल्कोहल स्वाब यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन ना हो बाद में। अक्सर एब्सेस बन जाता है यहाँ पर अगर आप सही तरीके यूज़ ना करें। तो ये सैंपल हमने ले लिया, इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे ये ट्यूब के अंदर। ट्यूब में वैक्यूम है तो ऑलरेडी सक कर रहा है वो ब्लड को। तो ट्यूब में आपका ये सैंपल चला गया है। सैंपल देने के बाद इसको हिला लें
क्योंकि ये EDTA इसके अंदर है, एंटी कोगुलेंट। EDTA हेपरिन है इसके अंदर, EDTA है। तो ये खून को जमने नहीं देगा और इस खून के सैंपल को हम अब भेज देंगे लेबॉर्ट्री में और बर्न वैल्यूज़ चेक हो जाएंगी और पता चल जाएगा ये जो हेफ़र है ये वनडे की वजह से, वनडा के अंदर मौजूद यूरिया की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से या डिग्रेडेबल प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से रिपीट कर रही है या इसका कोई और इशू है। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस तरह की वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।